नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि किसी भी शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश उसके अर्थ में पूरी तरह से चेंज कर देता है, पूरी तरह से परिवर्तन ला देता है, उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। तो हमने यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे। जैसे सबसे पहले हमने शुरुआत किया था चौराहा, ठीक है। इसी तरह से दुर्बल या उपहार। तो यहाँ पे हमने कुछ मूल शब्द लिए थे, यानी कि जिनके प्रारंभ में लगकर प्री का अर्थ होता है शुरुआत में, प्रारंभ में। तो जिनके प्रारंभ में लगकर ये उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, तो उनको हमने कहा उपसर्ग। जैसे चौराहा, इसमें मूल शब्द है राह, ठीक है। इसमें हम ती अगर लगा दें तो ये तीराहा, अगर हम चौ लगा दें तो चौराहा। तो एक तरह से आपने देखा कि विशेषता आ गई है शब्द में, कि क्या हो गया है, पहले रास्ते के बारे में बताया जा रहा था, अब बताया जा रहा है चौराहे के बारे में। बल, तो पहले केवल बल के बारे में बताया जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि ये है दुर्बल, कमजोर, ठीक है। हार के बारे में पहले केवल हार शब्द का अर्थ था, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर अर्थ हो चुका है उपहार, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। और देखिए इसी तरह से फिर यहाँ पर हमने परिभाषा भी पढ़ी। परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि शब्द से पहले लगकर जो शब्दांश शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, यानी कि किसी भी शब्दांश यानी शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग, ठीक है, प्रीफिक्स। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए उपसर्ग के। जैसे उप मूल शब्द था आपका वन और कार, तो उपवन उपकार। इसी तरह से कुमार्ग कुमति, अपमान अपमान, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ नए शब्द बनाए। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हुई कि उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। देखिए ये जो है, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग के रूप में। कैसे पढ़ेंगे? अंग्रेजी के उपसर्ग के रूप में। अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है, अंग्रेजी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। उसके बाद हमने कहा कि अब हम उपसर्गों के भेद यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार के होते हैं उपसर्ग: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने संस्कृत के कुछ उपसर्ग लिए। संस्कृत के कुछ उपसर्ग लिए जो कि यहाँ पर हमने आपको बताए हैं, और उससे हमने शब्दों की रचना भी की, उसके अर्थ भी हमने यहाँ पर आपको क्लियर किए, और उसके बाद उससे हमने शब्दों की रचना भी की। तो इस तरह से संस्कृत के उपसर्ग मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। कुछ और एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल आपको बताए जाए यहीं पर, तो देखिए जैसे अति। वैसे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप खुद से कुछ और एग्जाम्पल इसके लिख कर लाएंगे। अधि, ये सब क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है। या अभी, ठीक है। तो देखिए अति का अर्थ होता है अधिक। अति का क्या अर्थ होता है? अधिक। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ या समीप। ऊपर, श्रेष्ठ
या समीप। ठीक है, इसी तरह से अभी का अर्थ होता है सामने या निकट। इसे समीपता भी कह सकते हैं आप, सामने या निकट। ठीक है, तो इस कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? अति के अति से अतिशय, अतिशय, अति प्रिय। ठीक है, अति प्रिय या अत्यधिक, अत्यधिक भी कहते हैं। तो अति अधिक यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि अधिक। ठीक है, तो अतिशय, अति प्रिय। अब अधि जो शब्द है, अधिकार। ठीक है, अधिकार। तो श्रेष्ठता या समीपता हमने बताया है। अधिपति, अधिपति। ठीक है, तो ये आपके दो अलग अलग शब्द। इसी तरह से अभी, अभी का अर्थ हमने यहाँ पे बताया निकट या सामने। तो अभिमान, मान या अभियान। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके संस्कृत के अव्यय हैं, सॉरी संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये सभी क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं। और इस तरह से इसमें और भी बहुत सारे संस्कृत के उपसर्ग आप और भी बहुत सारे ले सकते हैं, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स इसके ले सकते हैं। तो इस तरह से एक यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। निर, निर का अर्थ होता है निषेध। निर का अर्थ होता है बाहर या रहित। निर का अर्थ होता है बाहर या रहित। तो जैसे निर्भय, निर्भय यानी कि भय से रहित, जो भय से रहित हो। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल इसका हम लेंगे, निर्दोष, निर्दोष। ठीक है, निर्भय, निर्दोष। ठीक है, ये सब क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं। क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सु। सु का अर्थ होता है सुंदर या अधिक, सुंदर या अधिक। तो कैसे शब्द में इसको लिखेंगे? सुपुत्र, सुपुत्र। ठीक है, सुलभ, सुधार। ठीक है, तो ये सारे शब्द। तो इस तरह से संस्कृत के उपसर्ग अब मुझे लगता है आप लोगों को काफी क्लियर हो चुके हैं। काफी सारे शब्द हमने यहाँ पर बता दिए उपसर्ग, जैसे कि आ, अप, अनु, अव, और इस तरह से अति, अधिक, अभि, निर, सु। और इन सभी के अर्थ हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। और इन सभी के जो शब्द जिनसे शब्द जो इनसे बनते हैं वो शब्द भी क्लियर कर दिए हैं। आगे हमने यहाँ पर बताया था हिंदी के उपसर्गों के बारे में। हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, तो हिंदी के उपसर्ग हमने यहाँ पर कौन कौन से बताए थे? देखिए, हिंदी के उपसर्ग हमने बताए थे अ, अध, अन। ठीक है, तो इतने अभी हमने यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग अपने यहाँ पर डिस्कस किए थे। आगे के जो उपसर्ग हैं इनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप बार बार पूछ सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिए थे हिंदी के उपसर्गों में, जैसे अ का अर्थ हमने बताया अभाव या नहीं।
अ का अर्थ हमने बताया अभाव या नहीं। शब्द रचना उनसे की गई अनाथ, अकाल, अपूर्ण। अध, अध का अर्थ है आधा, तो उससे शब्द रचना हुई अधपका, अधमरा, अधकचा। अन, अन का अर्थ है अभाव या निषेध। अनसुना, सुना ना हो। अनहोनी, अनदेशा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिससे हम इसको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम इस पे लिख सकते हैं। तो देखिए आप भी साथ साथ लिखते रहिए। कू, ठीक है, कू का अर्थ होता है बुरा। कू का अर्थ होता है बुरा, तो क्या शब्द बनेगा? कुपुत्र। ठीक है, इसी तरह से कुमार्ग। कुपुत्र, कुमार्ग। देखिए कु का अर्थ होता है बुरा, ठीक है, तो कुपुत्र जो अच्छा ना हो, बुरा हो। बुरा मार्ग, कुमार्ग। कुसंगत, अच्छी संगत ना हो। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द, जैसे भर। भर का अर्थ होता है पूरा। भर का अर्थ है पूरा। ठीक है, तो इसके क्या शब्द होंगे, कैसे हम इससे शब्द रचना करेंगे? भरपूर, भरपेट। ठीक है ना, भरपूर, भरपेट, भरमार। भर उपसर्ग से बने हुए ये आपके शब्द हैं, शब्द रचना है। और जो मूल शब्द है वो क्या क्या है? जैसे बुरा, पूरा। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे सु। सु का अर्थ होता है उत्तम। सु का अर्थ होता है उत्तम। जैसे सुगम, सुअवसर। कहते हैं ना ये सुअवसर है, यानी कि एक उत्तम समय है, शुभ अवसर। ठीक है, सुपात्र, सुपात्र। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, और भी बहुत सारे हिंदी के ऐसे शब्द होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप भी लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नोट की कर लीजिए कि हमने हिंदी के कुछ जो उपसर्ग है, हिंदी के जो कुछ उपसर्ग हैं वो हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर डिस्कस किए थे, और कुछ उपसर्ग हमने आज यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो काफी कुछ यहाँ पर डिस्कस हमने कर लिया है, बहुत सारे उपसर्गों को। और अब आपके लिए होमवर्क है कि आपके पास जो भी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका है उसमें से कम 10 जो है उपसर्ग आप लिखेंगे, उससे शब्दों की रचना करेंगे। ठीक है ना, अलग अलग तरह के 10 उपसर्ग आप ढूंढेंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे आपके उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में भी बहुत सारे आपके उपसर्ग होते हैं जिनसे नए शब्दों की रचना की जाती है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय यही है कि ये एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि एक नया शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया है। जैसे हमने कहा बुरा, तो बुरे का अर्थ सबको पता है, लेकिन अगर हमने उस पे जैसे बुरा, तो अगर हमने पुत्र शब्द है तो पुत्र का अर्थ होता है बेटा, लेकिन अगर हमने उसमें कु प्रत्यय जोड़ा तो वो हो जाएगा कुपुत्र। इसी तरह से मार्ग, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, लेकिन अगर हमने उसमें कु प्रत्यय जोड़ दिया तो वो बन जाता है कुमार्ग। संगत, देखिए संगत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन अगर हमने उसमें कु जोड़ दिया है तो उसका अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो संगत अच्छी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे शब्द आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं,
अब हम पढ़ते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी के उपसर्ग, और खास तौर पर हमने आपको यहाँ पर उर्दू के उपसर्ग ही लिखवाए थे, यानी कि उर्दू फारसी के जो उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग नंबर 3। ठीक है, उर्दू फारसी यानी कि जो उर्दू की भाषा है उससे लिए गए जो उपसर्ग हैं, फिर उनका अर्थ हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उनसे किस तरह से शब्द रचना की जाती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे अल, अल का अर्थ होता है निश्चित। अल का अर्थ होता है निश्चित। और शब्द रचना कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, अलबत्ता। ठीक है ना? तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं। कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, किसी चीज से हीन या थोड़ा। कमजोर या कम अक्ल। कमजोर या कम अक्ल। और भी शब्द हो सकते हैं, कम उम्र। ठीक है, तो ये क्या है? हीन या थोड़ा। कम जो आपका उपसर्ग है, ये उर्दू के उपसर्ग हैं सारे। और आप शब्द देख सकते हैं, सारे के सारे जो हैं वो उर्दू के शब्द ही आपके बनेंगे, जैसे अलबत्ता, कमजोर, कम अक्ल। ठीक है, इसी तरह से खुश, खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छा। श्रेष्ठ या अच्छा। तो देखिए एग्जाम्पल, खुशहाल, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल, खुशबू, खुश दिल। क्लियर? इसी तरह से बे, बे का अर्थ होता है बिना। बे का अर्थ होता है बिना। और क्या शब्द बनेगा इससे? बेवजह, या बेगुनाह। बेगुनाह। ठीक है, बेवजह यानी कि बिना वजह, बेगुनाह यानी कि जिसका कोई गुनाह ना हो, बिना किसी गुनाह के। ठीक है, इसी तरह से हम, देखिए सारे उपसर्ग उर्दू के हैं, सारे के सारे उपसर्ग जो हैं उर्दू के हैं, और शब्द भी सारे उर्दू के यहाँ पर बन रहे हैं, उर्दू फारसी के। ठीक है, हम का अर्थ होता है समान या बराबर। समान या बराबर। जैसे हम उम्र, हम उम्र। हमदम, हमदर्द। ठीक है, सारे शब्द क्या हैं? उर्दू के हैं। तो समान या बराबर, हम उम्र यानी कि समान उम्र के, बराबर आयु के। हमदम, हम दर्द। तो ये सारे शब्द क्या हैं? उर्दू के हैं, सारे उपसर्ग भी उर्दू के हैं। अब जो हमारा मेन जो हमारा टॉपिक है
लास्ट वो है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग। नंबर 4, अंग्रेजी के उपसर्ग। देखिए, हिंदी के संस्कृत के उपसर्ग हमने यहाँ पर पढ़ लिए, हमने उर्दू फारसी के उपसर्ग यहाँ पर पढ़ लिए, हिंदी के उपसर्ग हमने यहाँ पर पढ़ लिए। अब मेन जो हमारा है यहाँ पर लास्ट, वो है अंग्रेजी के उपसर्ग। देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, अंग्रेजी के उपसर्गों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि हम बोलते हैं। अक्सर डेली रूटीन में हम ये सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये उपसर्ग होते क्या हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग क्या होते हैं, हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं, उर्दू के उपसर्ग क्या होते हैं। लेकिन जब आप अभी अंग्रेजी के उपसर्गों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। देखिए, हिंदी के उपसर्गों में अभी आपको काफी सारी चीजें पता चल गई होंगी, क्योंकि उपसर्ग का अर्थ मैंने आपको शुरू में ही बताया। उपसर्ग का अर्थ होता है शब्द निर्माण। एक नया शब्द बन जाता है किसी भी उपसर्ग का प्रयोग करके। तो अंग्रेजी का उपसर्ग, सबसे पहले वही उपसर्ग हम लेंगे, उसके बाद उसका अर्थ। सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे। अभी आप ये देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर शब्द लिखे जाएंगे उपसर्ग के, ठीक है, उपसर्ग यानी कि जो भी शब्दांश लिया जाएगा शुरू में जोड़ने के लिए, वो अंग्रेजी का होगा, और जो नया शब्द बनेगा वो भी अंग्रेजी का होगा। ठीक है ना, जो शब्द निर्माण होगा, जो नया शब्द बनेगा, वो भी अंग्रेजी का होगा। तो पहले देखिए, सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे। जैसे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है। ठीक है ना, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए, सब जज या सब कमेटी, एक कमेटी, उसके नीचे एक छोटी कमेटी, सब। तो जैसे अधीन, अब सब इंस्पेक्टर किसके अधीन होता है, इंस्पेक्टर के अधीन होता है। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से छोटा कौन होता है, सब इंस्पेक्टर। जैसे असिस्टेंट हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, तो ऐसे ही सब इंस्पेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे डिप्टी, डिप्टी, ठीक है, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। डिप्टी का होता है अर्थ सहायक। देखिए, इंग्लिश का वर्ड है डिप्टी, ठीक है, और क्या है, उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। तो देखिए, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। ठीक, शब्द सारे कैसे बन रहे हैं, अंग्रेजी के बन रहे हैं। सारे शब्द कैसे बन रहे हैं, अंग्रेजी के बन रहे हैं। तो सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, उसका एग्जाम्पल दे दिया, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, तो डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। अब वाइस, वाइस, वाइस का अर्थ होता है उप, वाइस का अर्थ होता है उप। तो देखिए, ये आपने अपने स्कूल में बहुत ज्यादा सुना होगा, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। जो आपके प्रिंसिपल होते हैं, उनसे छोटे क्या होते हैं, एक प्रधानाचार्य जी होते हैं, एक उप प्रधानाचार्य जी होते हैं,
है ना। एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। एक प्रेसिडेंट हो गए राष्ट्रपति, एक वाइस प्रेसिडेंट हो गए उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसी तरह से स्कूल में भी हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य। जब कभी भी प्रधानाचार्य जी स्कूल में उपस्थित नहीं होते हैं, कहीं काम से गए होते हैं, तो स्कूल का कार्यभार किसके कंधों पर होता है? वाइस प्रिंसिपल के कंधों पर। इसी तरह से जब राष्ट्रपति जी देश में कहीं पर अवेलेबल नहीं होते हैं, कहीं पर नहीं जा पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां पर जो काम करते हैं वो करते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इस तरह से वाइस प्रिंसिपल या वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, ठीक है। अब चीफ, चीफ का अर्थ होता है मुख्य। तो सबसे मेन चीज आपने क्या पढ़ी है? चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मुख्य मंत्री, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद अगला आता है जर्नल। और आप देख सकते हैं जितने भी हमारे उपसर्ग हैं ये सब क्या है? ये सब क्या है? उपसर्ग। और ये क्या है? इनके अर्थ। और ये क्या किया जा रहा है? शब्द रचना, शब्द निर्माण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग हमने सारे आप देख सकते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग हैं और उनके अर्थ आपको क्लियर कर दिए हैं। और इधर हम कर रहे हैं शब्द रचना, ठीक है। तो अब हमने चीफ यानी कि मुख्य तक हमने कर दिया है, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। अब आता है जर्नल। जर्नल का अर्थ होता है प्रधान। जर्नल का अर्थ है प्रधान। जर्नल मैनेजर, जर्नल मैनेजर होता है ना। जो कोई एक बड़ी कंपनी होती है तो उसमें एक जीएम रखा जाता है, जर्नल मैनेजर, ठीक है। जो क्या होता है? पूरी कंपनी की देख रेख करता है, पूरी कंपनी को देखता है, तो उसको कहते हैं जर्नल मैनेजर, ठीक है। इस तरह से हमने काफी चीजें यहाँ पर पढ़ ली। अब हम एक दो और यहाँ पर पढ़ लेते हैं। असिस्टेंट, असिस्टेंट, असिस्टेंट का अर्थ होता है असिस्टेंट जो है उसका शब्द जो है उसका अर्थ होता है आपका सहायक। असिस्टेंट का क्या अर्थ होता है? सहायक, ठीक है। तो क्या शब्द बनेगा इसका? कैसे बनाएंगे इससे शब्द? असिस्टेंट, असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट क्लर्क, ठीक है। असिस्टेंट क्लर्क या असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। असिस्टेंट क्लर्क या
असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है, अब लास्ट हमारा आता है हेड। हेड का अर्थ भी होता है मुख्य। हेड का अर्थ भी क्या होता है? मुख्य। जैसे क्या एग्जाम्पल होंगे इसके? हेड मास्टर, हेड मास्टर। स्कूल में होते हैं ना हेड मास्टर, यानी कि जो मुख्य शिक्षक होते हैं उनको कहते हैं हेड मास्टर, हेड मास्टर। ठीक है, या हेड क्लर्क, हेड क्लर्क। ठीक है, तो अभी तक हमने काफी सारे, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लिए हैं अंग्रेजी के उपसर्गों के। अंग्रेजी के उपसर्गों में हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा शब्द। ये सारे क्या है? शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द पर जुड़कर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं या विशेषता ला देते हैं। अब देखिए आप, यहाँ पर अर्थ तो परिवर्तित नहीं हो रहा है लेकिन विशेषता आ रही है। जैसे हमने कहा इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर के आगे हमने सब लगा दिया तो ये एक विशेषता आ गई कि वो क्या है? वो इंस्पेक्टर से नीचे, यानी कि इंस्पेक्टर के अधीन काम करने वाला व्यक्ति है। इसी तरह से डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। कमिश्नर और आपका डायरेक्टर जो है, ये आपके मूल शब्द हैं, लेकिन इनके आगे जब हमने लगाया डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी डायरेक्टर, तो ये हमें लगा, पता चला, इसमें विशेषता हमें ये पता चली कि ये जो कमिश्नर है उनके सहायक हैं या जो डायरेक्टर हैं उनके सहायक हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर वाइस जो शब्द है उसको हमने लगाया प्रिंसिपल और चांसलर मूल शब्द से पहले। ठीक है, प्रिंसिपल और चांसलर इन मूल शब्दों के पहले हमने लगाया, तो ये बना वाइस प्रिंसिपल यानी कि उप प्रधानाचार्य और वाइस चांसलर। ठीक है, इसी तरह से चीफ, चीफ शब्द को हमने लगाया मिनिस्टर और सेक्रेटरी के साथ। तो चीफ का अर्थ होता है मुख्य, तो चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर। इसी तरह से जर्नल जो आपका उपसर्ग है उसको लगाया हमने मैनेजर शब्द के आगे, तो जर्नल का अर्थ होता है प्रधान, तो ये शब्द आपका बना जर्नल मैनेजर। इसी तरह से और भी हमने यहाँ पर शब्द लिखे असिस्टेंट, असिस्टेंट का अर्थ है सहायक, सहायक में हमने असिस्टेंट क्लर्क, क्लर्क और इंजीनियर, इन दो शब्दों को हमने लिया और उनके आगे हमने लगाया जो उपसर्ग है असिस्टेंट। ठीक है, और ये बन गया असिस्टेंट क्लर्क और असिस्टेंट इंजीनियर। ऐसे ही हेड, हेड का अर्थ होता है मुख्य, तो मास्टर और क्लर्क के आगे जब हमने हेड लगाया तो उसका अर्थ पूरी तरह से चेंज हो गया, हेड मास्टर और हेड क्लर्क। ठीक है, मास्टर तो सभी होते, कोई भी मास्टर हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है, लेकिन हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, इसी तरह से क्लर्क, बहुत सारे क्लर्क हो सकते हैं लेकिन हेड क्लर्क, तो ये बिल्कुल उसके अर्थ को और परिवर्तित कर रहा है और उसमें विशेषता ला रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपके जो चारों उपसर्ग हैं वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई है, तो नेक्स्ट सेशन में उस पर जरूर डिस्कस करें। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।